दुनिया बदल रही है और हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है, बहुत ही तेज़ी से क्रैश कर रहा है। और जब ये सिस्टम क्रैश करेगा तो हमें एक बहुत ही बड़ा मेजर मॉनिटरी शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जब ऐसे बड़े बड़े क्रैशेस आए हैं तब तब लोगों का भरोसा करेंसी पे से हट के रियल मनी पे गया है। लोगों ने अपना पैसा करेंसी से हटा के रियल मनी में ट्रांसफ़र किया है और ये हमेशा से एक मेजर शिफ्ट रहा है। और जब जब ऐसे क्राइसिस आए हैं ये लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी रही है, क्योंकि इसी से ही ग्रेटेस्ट वेल्थ जनरेट की जा सकती है। एंड अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसमें हमने बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है कि मनी और करेंसी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और हमें क्या चूज़ करना चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ डू चेक आउट दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी नेशन के 7 स्टेजेस ऑफ नेशंस राइज एंड फॉल के बारे में। अब किसी भी इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा, क्योंकि जैसे कि विंस्टन चर्चिल ने भी हमें एक बार बोला हुआ है कि द फर्दर यू लुक बैक इनटू द पास्ट द मोर यू विल बी हैविंग अ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर। इसीलिए हम इसकी शुरुआत जो है थोड़ा सा हिस्ट्री से जाके ही देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है और हम इन 7 स्टेजेस में से फ़िलहाल किस स्टेज के ऊपर हैं और इस टाइम पे हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो सबसे ऑब्वियसली सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो तो होती है ऑन द एजुकेशन ऑफ मनी। इस टाइम पे जब भी हम ऐसे क्रैशेस आते हैं, जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो हमें सबसे पहला जो मेन चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, दैट इज़ वी हैव टू एजुकेट अवर सेल्फ ऑन द हिस्ट्री ऑफ मनी, हाउ ग्लोबल इकोनॉमी बेसिकली वर्क्स, हाउ एजुकेशन सिस्टम वर्क्स, हाउ सेंट्रल बैंक्स वर्क्स, how these entire monetary system is fooling us, how these monetary system is actually scamming us। अगर हमें इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम अपने आप को इस क्रैश से नहीं बचा पाएंगे, और इसी नॉलेज को देने के लिए हमने ये सीरीज़ को स्टार्ट किया है। सो लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ इट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे जो है रोम का एम्पायर, कैसे जो है इनका एम्पायर जो है वो क्रैश किया इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन। बेसिकली 600 BC एंड 630 BC के बीच में जो गोल्ड था वो एक्चुअली में मनी के रूप में जनरेट हुआ, मनी के रूप में पब्लिक में आया। उस टाइम पे ही लोगों ने स्पेशली एथेंस के पास में आया। एथेंस वाज द फर्स्ट वन फर्स्ट सोसाइटी टू हैव अ वर्किंग टैक्स सिस्टम एंड फ्री वेयर मार्केट्स वेयर गोल्ड वाज यूज्ड। तो वहाँ पे एथेंस ने शुरू किया कि ठीक है, हम जो है जितने भी हमारी जो ट्रांजैक्शंस करेंगे, जितने भी हमारी जो भी चीज़ें गुड्स परचेज करेंगे या जो भी करेंगे वो सारा गोल्ड की या फिर सिल्वर के फॉर्म में करेंगे। एंड वहाँ से ये सिस्टम जो है हमारे पास आया, और इसी के पास जैसे ही ये मोनेटाइज हुआ उनकी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी चलने लगी। उन्होंने बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चर्स बनाए, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पब्लिक फोरम्स बनाई, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। एंड इनफैक्ट आज भी लगभग 2500 साल के बाद भी अगर हम एथेंस का देखें तो वहाँ पे उनके जो आर्किटेक्चर हैं उसका आज भी कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने इस लेवल तक के आर्किटेक्चर्स जो हैं वो बनाए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके पास में इतना सारा गोल्ड था, उनके पास में गोल्ड माइंस थी, सिल्वर माइंस थी, दे वर वेरी रिच, दे वर वेरी एफ्लुएंट एट दैट टाइम। तो क्या हुआ, क्या चीज़ जो हुई कि क्या चीज़ ऐसी गलत हुई जिसकी वजह से उनका जो पूरा मॉनेटरी सिस्टम है, उनका जो पूरा एम्पायर है वो कोलैप्स कर गया। ऐसा क्या हुआ? हाउ डिड सच अ ग्रेट
सिविलाइजेशन बेसिकली फेल। और इसका रीज़न सबसे बड़ा था वे दैट वाज वॉर। एथेंस की वॉर हुई स्पार्ता के साथ में, और जब एथेंस की स्पार्ता के साथ में वॉर हुई तो स्पार्ता ने उनके गोल्ड और सिल्वर माइंस के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था, जिसकी वजह से एथेंस के पास में सिल्वर और गोल्ड की जो थी कंपैरेटिवली कमी होने लग गई। उनका बहुत ही इन्वेस्टमेंट, उनका बहुत ही खर्चा जो था वो इसके वॉर के ऊपर जो था इन्वेस्टमेंट जो थी वो जा रही थी। दूसरी चीज़, उनके जो सोल्जर्स थे वो एथेंस से बहुत ही डिस्टेंस पे रहते थे, तो उन्हें जो भी गुड्स और जो भी रिसोर्सेज, जो भी सप्लाईज चाहिए होती थी, ऑब्वियसली वो गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में लेते थे। तो यहाँ से जो भी मनी था, गोल्ड और सिल्वर था, वो बाहर जाने लगा, एथेंस से बाहर जाने लगा। एंड जहाँ पे जाने लगा वहाँ पे वो इन्वेस्ट होने लगा, वहाँ पे वो सारा का सारा जो है खर्च होने लगा। तो इसकी वजह से एथेंस के अंदर डिफ्लेशन हो गई। उनके पास करेंसी बहुत ही स्मॉल, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में रह गई। अब जब करेंसी लिमिटेड अमाउंट में रह गई है, जो कि डिफ्लेशन हो गई है, उसके बाद में एथेंस की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, ह्यूज टैक्सेशन सिस्टम जो है अप्लाई करती है। एंड ह्यूज टैक्सेशन सिस्टम के बाद में जो गोल्ड एंड सिल्वर के जो कॉइन्स होते हैं उसमें मिलावट करनी स्टार्ट कर देती है। लाइक पहले जो गोल्ड कॉइन्स थे दैट वर कम्प्लीटली 100% गोल्ड ओनली, लेकिन उसके बाद में जो उनकी गवर्नमेंट होती है उस गोल्ड में 50% जो है वो कॉपर मिक्स करना स्टार्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है, कॉइन्स की जो सप्लाई होती है वो तो डबल हो जाती है, लेकिन जो एक्चुअल मनी थी, जो रेयर मेटल था, जो कम वो था मेटल था, उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है वहाँ पे। ये एक सबसे बड़ा रीज़न था उनकी सिविलाइजेशन के कोलैप्स का, क्योंकि उन्होंने जो नई मनी जनरेट करी, जो नई मनी उन लोगों ने कॉपर की मिक्सिंग के साथ जनरेट करी, वो ही उनकी डिफ्लेशन का कारण बनी। ये एक बहुत ही मेजर रीज़न था। और ये जो चीज़ थी लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी, लोगों को समझ आने लगा कि ये तो गवर्नमेंट मिक्स कर रही है। तो जो बहुत ही प्रीशियस मेटल्स थे उसकी सप्लाई मार्केट में कम हो गई। तो लोग जो थे, जो रेयर चीज़ें थी, गोल्ड और सिल्वर बेसिकली, उसे अपने पास रखने लगे, उसे वो मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं ला रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ही मेजर एक कोलैप्स आया वहाँ पे। ये एक बहुत ही मेजर रीज़न था। और इसी को ही हम डेफिसिट स्पेंडिंग भी बोलते हैं, यानी कि उनके पास थे तो 1000 कॉइन्स ही, लेकिन उन्होंने उसके अंदर 1000 कॉइन्स के अंदर कॉपर मिक्स करके 50% कॉपर मिक्स करके उसको 2000 कॉइन्स बना दिया। इसी को हम बोलते हैं डेफिसिट स्पेंडिंग, कि आपके पास जितना है आपने उससे ज़्यादा उसको बना दिया और उससे ज़्यादा आप उसको स्पेंड कर रहे हो। दैट्स व्हाट कॉल्ड एज डेफिसिट स्पेंडिंग। और एज पर द ग्रेशम्स लॉ, लोगों ने जो भी रेयर चीज़ें थी, जो कि गोल्ड और सिल्वर था, जो कि रेयर था उस टाइम पे, उसे अपने पास में सेव करके रखने लगे, उसे सर्कुलेशन में नहीं लाए, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर मार्केट से कोलैप्स हो गया, मार्केट से सर्कुलेशन से ख़त्म हो गया। एंड सडनली सिर्फ कॉपर कॉइन्स ही मार्केट में रहने लगे। एंड एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि यू हैव टू गिव अ बंच ऑफ कॉपर कॉइन्स टू बाय अ सिंगल गोल्ड कॉइन और टू बाय अ सिंगल सिल्वर कॉइन। ये एग्जैक्टली सिचुएशन वहाँ पर हुई एंड उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो क्रैश हुई। एंड 404 BC में दे एक्चुअली सरेंडर टू स्पार्टा। तो मेजर जो रीज़न था बेसिकली उनकी कोलैप्स का, वो यही था, करेंसी डिबेसमेंट और डेफिसिट स्पेंडिंग। उन्होंने अपनी करेंसी को डिबेस कर दिया क्योंकि उन्होंने गोल्ड के अंदर कॉपर मिक्स कर दिया एंड उन्होंने डेफिसिट स्पेंडिंग करी। बेसिकली they were not working on the quality money, instead they were working on the quantitative currency. Quality money means gold and silver, quantitative currency is the currency जो कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो लगातार नोट छाप रही है, दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव करेंसी, जिसका
कोई भी फ्यूचर नहीं है। अभी तक जितनी भी फिएट करेंसीज जनरेट की गई हैं उन सब का 100% फेलियर रेट है। कोई भी करेंसी अब तक नहीं चल पाई है। अब हम बात करते हैं कि क्या है ऐसे 7 स्टेजेस जो कि किसी भी नेशन के राइज और फॉल के लिए जिसका रीज़न बनते हैं। सबसे पहले तो ये सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है कि कोई भी कंट्री जो है जब वो स्टार्ट करती है तब वो एक्चुअल मनी से अपनी सिविलाइजेशन को स्टार्ट करती है, या फिर सिविलाइजेशन को जब उन्होंने स्टार्ट किया तो एक्चुअल मनी से स्टार्ट किया, विच वाज गोल्ड एंड सिल्वर, या फिर उनकी करेंसी जो है दैट वाज बैक्ड बाय आइदर गोल्ड और आइदर सिल्वर। दैट वाज स्टेज 1 विच वाज अ हैप्पीली एवर आफ्टर स्टेज। उनकी सिविलाइजेशन जो है एस्टैब्लिश्ड हो जाती है। दूसरी स्टेज में आती है कि जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप करती है, जैसे जैसे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, इकोनॉमी एडवांस होती है, तो वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ज़्यादा पब्लिक फॉरम्स बनाते हैं, ज़्यादा आर्किटेक्चर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन पड़ जाता है और वो डेफिसिट स्पेंडिंग के जाल में फंस जाते हैं। ये था सेकंड स्टेज। तीसरा स्टेज यहाँ पर होता है, और जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी भी ग्रो करती है वैसे वैसे जो है वो मिलिट्री के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, एंड उसकी वजह से भी ये जो है ये हमारा एक थर्ड स्टेज रहता है ऑफ द राइज एंड फॉल का। देन वी हैव द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में जब मिलिट्री सेटअप हो जाती है तो मिलिट्री को वॉर्स के लिए भेज दिया जाता है, वहाँ पे भी एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाता है। एंड सेकेंडली सबसे हमारे केस में अगर देखा जाए, सपोज इंडिया के केस में जो मेजर जो रीज़न है इन्फ्लेशन का, वो रीज़न है ब्लैक मनी, क्योंकि लोगों ने, नेताओं ने, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने, बिजनेसमैन ने, सब ने ब्लैक मनी जो है वो अपने पास रखा हुआ है। अब जब वो उन्होंने अपने पास उस ब्लैक मनी को रखा हुआ है तो वो पैसा जो है वो सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है, और अगर वो सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स उतना ही अमाउंट ऑफ मनी जो है गवर्नमेंट को और छापना पड़ता है। लेकिन जब जैसे ही वो गोल्ड जो ब्लैक का पैसा है वो सर्कुलेशन में आता है तो उसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और यही हमें देखने को मिला है रियल एस्टेट में स्पेसिफिकली, क्योंकि सारा का सारा जो ब्लैक मनी था वो सर्कुलेशन में जैसे ही आया इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई, रियल एस्टेट के प्राइजेस जो है वो इंक्रीज़ हुए, इनफैक्ट हर चीज़ के प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुए। इसके बाद क्या होता है कि जब भी जो नेक्स्ट स्टेज आती है, वो फिफ्थ स्टेज जो हमारी आती है वॉर की या फिर करप्शन की, इसको फंड करने के लिए गवर्नमेंट जो होती है सब उनके पास एक ही हथियार होता है, दैट इज़ टू स्टील द वेल्थ ऑफ कॉमन पीपल। और वो कैसे करते हैं? वो करते हैं करेंसी को डीबेस करके, या फिर जो रियल मनी है उसको रिप्लेस करा के विद फेक करेंसीज, जो कि हम अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में छाप सकते हैं। यानी कि आपसे गोल्ड और सिल्वर, आपसे जो रियल मनी है वो ले लेंगे एंड उसकी जगह आपको एक फिएट करेंसी दे देंगे जिसको गवर्नमेंट अनलिमिटेड अमाउंट में छाप सकती है, जो कि कोई भी किसी भी तरह से बैक्ड नहीं है। देन आती है हमारी स्टेज 6। अभी हम फ़िलहाल स्टेज 6 के एंड पर हैं और कह सकते हो कि स्टेज 7 के बिगिनिंग पे है। सो जानते हैं कि स्टेज 6 एग्जैक्टली है क्या। स्टेज 6 में लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है क्योंकि करेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है, मार्केट में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट इतने ज़्यादा नोट छाप लेती है, एंड स्पेशली लोगों का जो है वो भरोसा भी धीरे धीरे हटने लगता है करेंसी में से। एंड आई थिंक आपने अभी रिसेंटली ये चीज़ देखी भी होगी कि लोग जो है करेंसी से मूव करके मेटल्स में मूव कर रहे हैं। अगर आप पिछले 1 साल का चार्ट उठा के देखेंगे गोल्ड और सिल्वर का, तो
तो गोल्ड ने लगभग 45 to 50% का रिटर्न दिया है, एंड सिमिलरली सिल्वर ने भी इतना ही रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने आपके कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं। दिस क्लियरली शोज कि लोगों का भरोसा जो है वो अब धीरे धीरे करेंसी से हट के मेटल्स पे जा रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि फियाट करेंसीज में गवर्नमेंट जो है वो लगातार नोट छाप रही है, एंड वी आर एक्चुअली एट दिस स्टेज, एट द एंड ऑफ दिस स्टेज विच इज़ अ स्टेज 6 एंड। नाउ मूविंग टू स्टेज 7। स्टेज 7 में भी यही रहता है कि लोग जो है प्रॉपरली पूरा मूव हो जाते हैं, करेंसी को बायकॉट कर देते हैं, एंड एक हमारे पास नया मॉनेटरी सिस्टम आता है, और उस मॉनेटरी सिस्टम होता है वो गोल्ड और सिल्वर से बैक्ड होता है। और आज के टाइम में एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग दिस ओनली कि एक नया मॉनेटरी सिस्टम आएगा। हो सकता है ब्रिक्स अपना एक नया मॉनेटरी सिस्टम निकाल दे जो कि गोल्ड और सिल्वर से बैक्ड हो, क्योंकि फ़िलहाल जो करेंसीज गवर्नमेंट छाप रही है वो किसी भी चीज़ से बैक्ड नहीं है। फ़िलहाल जो है गवर्नमेंट अनलिमिटेड सप्लाईज जो है, जितना उनके पास गोल्ड है उससे ज़्यादा मनी प्रिंट कर रही है। दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। सो हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है स्टेज 7 से, फ़िलहाल हम स्टेज 6 के एंड में है, एंड आई थिंक इन दिस डिकेड वी कैन डेफिनेटली गेट टू सी स्टेज 7 where a new monetary system will be launched, and people will be shifting from currency to new monetary system or the metals or anything which is backed by gold and silver. और अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो 1965 से पहले यूएस में जितने भी कॉइन्स बनते थे वो सारे कॉइन्स जो थे वो सिल्वर कॉइन्स होते थे, उसके अंदर 90% सिल्वर होता था। लेकिन 1965 में प्रेसिडेंट जॉनसन आते हैं यूएस के, एंड वो बोलते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर दे बोथ आर सो प्रीशियस मेटल्स that it should not be used for money exchange. They are too valuable to be part of money. They can be backed as a part of money, but they should not be used for money exchange. तो उसके बाद उन्होंने क्यूप्रो निकल कॉइन्स के बनाए। क्यूप्रो निकल कॉइन्स केम्स इनटू एग्जिस्टेंस पोस्ट 1965। तो 1965 से पहले बेसिकली जो कॉइन्स थे वो 90% उसके अंदर सिल्वर होता था, और पोस्ट 1965 के बाद जो भी कॉइन्स आए उसके अंदर 91.67% कॉपर निकल होता था, एंड 8.36% जो है वो निकल वॉश होता था। ये जो था ये उसका मिक्सचर था बेसिकली कॉपर एंड निकल मेटल का। और अगर हम आज के टाइम पे या फिर कुछ उसकी वैल्यू देखें तो उस टाइम पे जो सिल्वर के कॉइन था जो निकाला हुआ था यूएस ने, उसकी वैल्यू लगभग $2.10 के आसपास है, जबकि जो कॉपर बेस और निकल कॉइन्स जो थे उसकी वैल्यू इज़ $0.02। नाउ यू योरसेल्फ नो कि एक्चुअल मनी क्या है विच होल्ड्स इट्स वैल्यू। अगर आप सिल्वर कॉइन्स जो थे उसको मेल्ट कराने जाओ तो दैट विल गिव यू सम वैल्यू, बट निकल एंड कॉपर के कॉइन्स जो हैं दे विल नॉट गिव यू दैट मच ऑफ वैल्यू जो कि हमें गोल्ड और सिल्वर देते हैं। इनफैक्ट 1873 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जर्मनी के पास में पहले गोल्ड स्टैंडर्ड्स हुआ करता था, जहाँ पे हर करेंसी जो है वो बैक्ड बाय होती थी गोल्ड एंड सिल्वर। जैसे कि अगर सपोज $20 की करेंसी है तो $20 की करेंसी जो है दैट विल बी बैक्ड बाय $20 ऑफ गोल्ड, एंड इसे हम बोलते थे 100% रिजर्व रेशो। उस टाइम तक रिजर्व रेशो वाज 100% कि कोई भी गवर्नमेंट जो है उतना ही नोट छाप सकती है जितना उसके वॉल्ट्स में गोल्ड रखा हुआ है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में बेसिकली
बहुत सी कंट्रीज़ के बीच में हुआ, यानी और स्पेसिफिकली जो देखने वाली चीज़ थी, यूएस वाज द ओनली कंट्री जिसने वर्ल्ड वॉर 1 में जो है, ना ही वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया। उसने सिर्फ अपने गुड्स एंड सप्लाईज, अपने आर्म्स जो है बाकी कंट्रीज़ को दिए। तो व्हाट यूएस वाज डूइंग इज़ वो अपने गुड्स एंड सप्लाईज जो है बाकी कंट्रीज़ को दे रही थी, बदले में उनसे रियल मनी जो है, गोल्ड जो है वो ले रही थी। तो ऐसा करते करते लगभग ये सिलसिला जो है लगभग 6 साल तक चला। इनफैक्ट यूएस ने लास्ट में जाके पार्टिसिपेट किया था वॉर में, दैट वाज अराउंड 1942, जब जापान ने पर्ल हार्बर पे उनका अटैक किया था, एंड दैट वाज आल्सो फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बट फॉर द होल 6 years यूएस ने सिर्फ उन्हें अपने गुड्स एंड सर्विसेज, उन्हें अपने आर्म्स, वेपन सब कुछ सप्लाई किया, उनसे अपना गोल्ड ले लिया। और एक टाइम के बाद ऐसा आ गया कि जो वर्ल्ड का 2/3 ऑफ गोल्ड है वो यूएस के पास ही था, एंड यूरोप के पास तो बिल्कुल गोल्ड ही नहीं था। यूरोप के पास में बिल्कुल ज़ीरो था, ज़ीरो गोल्ड वाज लेफ्ट विद यूरोप। दैट्स व्हाट हैपेंड। और जब उनके पास में उनकी मनी जो है ख़त्म हो गई थी, देन अगेन यूएस केम इनटू पिक्चर, एंड यूएस ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें अपने डॉलर्स जो है लोन पे देते हैं। एंड देन यूएस ने बाकी कंट्रीज़ को लोन दिया, बट वो लोन था दैट वाज इन डॉलर्स। तो उसने डॉलर्स जो है लोन पे उन लोगों को दे दिए। एंड जब बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हुई डॉलर्स की हर जगह, देन अगेन देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस, देयर वाज अ मीटिंग हेल्ड इन ब्रेटन वुड्स। वहाँ पे एक नया मॉनेटरी सिस्टम निकल के आता है। उस मॉनेटरी सिस्टम में क्या डिसाइड किया जाता है कि जितना भी जो करेंसीज पहले गोल्ड बैक्ड थी, अब वो सारी करेंसीज जो है वो डॉलर बैक्ड की जाएंगी, और अल्टीमेटली डॉलर जो है दैट विल ओनली बी बैक्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर। दैट वाज व्हाट इट वाज डिसाइडेड देयर। लेकिन यूएस ने यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रॉड किया। यूएस ने हमेशा से ही फ्रॉड किया है, और यहाँ पे भी उसने फ्रॉड किया। जब वॉर हुई तब भी यूएस ने बोला था कि वॉर इज़ ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमी। इनफैक्ट जब यूएस ने वॉर में अपने गुड्स उन बाकी कंट्रीज़ को सप्लाई किए, तो यूएस की जो जीडीपी थी विद इन 6 years डबल हुई। देन विद इन 6 years अगेन इट गॉट डबल्ड। इन 1933 it was 46 trillion, then in 1939 it was $71 trillion, then in 1943 it was $142 billion. Yes, it was too much. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूएस ने प्रॉफिट्स किए थे। एंड अगेन यहाँ पे भी यूएस ने सेम चीज़ करी। उसने बोला कि ठीक है, इसको हम डॉलर बैक्ड रखते हैं। एंड आई थिंक सारी कंट्रीज़ जो है अग्री कर गई कि ठीक है, हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है दैट विल रिमेन बाय गोल्ड बैक्ड, दैट विल रिमेन बाय डॉलर बैक्ड, एंड डॉलर कैन देन इन टर्न बी बैक्ड बाय गोल्ड। लेकिन इस सारे तामझाम में उन लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया कि व्हाट विल बी द रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो होता है कि कितने नोट्स जो है यूएस छाप सकता है उनके पास जितने अमाउंट ऑफ गोल्ड है उसके ऊपर, उसकी बैकिंग पे। फॉर एग्जांपल अगर उसके पास 800 टन ऑफ गोल्ड है, तो उस 800 टन ऑफ गोल्ड के बेसिस पे वो यूएस कितने जो है करेंसी छाप सकता है, दैट वाज नॉट डिसाइडेड। इसलिए और ये सिलसिला जो है काफ़ी टाइम तक चलता रहा। यूएस का लगातार जो है वो नोट छापता रहा अंटिल 1960 में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स डिगॉल, वो बोलते हैं कि हमारे पास जितने डॉलर्स हैं वो सारे बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है, क्योंकि यूएस जो है वो गोल्ड करेंसी जो है वो लगातार छाप रहा है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने बोला कि हमारे पास जितने भी डॉलर्स हैं हम सारे यूएस को वापस करेंगे एंड उनसे हम अपना गोल्ड जो है वापस लेंगे, विच इज़ एक्चुअली द रियल मनी। देन फ्रांस ने अपने सारे जो डॉलर्स हैं वो वापस से यूएस में डंप करने स्टार्ट कर दिए, यानी कि यूएस की इन्फ्लेशन वापस यूएस को देनी स्टार्ट कर दी एंड यूएस से गोल्ड एंड सिल्वर लेना स्टार्ट कर दिया।
एंड जब फ्रांस ने ये एक चीज़ की तो बाकी कंट्रीज़ ने भी इसे फॉलो किया, उन्होंने भी यूएस के अंदर जो है वो डॉलर्स को वापस दे दिया और उनसे अपना अपना जो है गोल्ड वापस लिया। इनफैक्ट 1952 टू 1971 यूएस के पास जितना भी गोल्ड था उसका 50% ऑफ गोल्ड वॉल्ट्स जो है वो खाली हो चुके थे इन 20 साल के बीच में। एंड बेसिकली इस टाइम के आसपास यूएस ने बोला, इसके बाद यूएस ने बोला कि हम और गोल्ड रिडेम्पशन जो है नहीं करेंगे, हम गोल्ड रिडेम्पशन को यहीं पर ही स्टॉप कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीज़ यूएस को भी पता थी, अगर और डॉलर्स उनके पास आए, उन्होंने गोल्ड चुका दिया एंड इसके बावजूद उसके बाद उन्होंने गोल्ड चुका दिया तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि उनके पास डॉलर्स तो आ जाएंगे लेकिन जो उनके पास गोल्ड है वॉल्ट्स में वो गोल्ड वो नहीं चुका पाएंगे, वो खाली हो चुका होगा। एंड इसकी वजह से पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है, वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम है, वो क्रैश हो जाएगा और यूएस के फ्रॉड का सबको पता चल जाएगा कि इसने गोल्ड से ज़्यादा जो है वो डॉलर्स छाप रखे हैं विच वॉज नॉट अलाउड। सो इसलिए उस टाइम पे यूएस ने मना कर दिया कि हम और गोल्ड जो है रिडम्पशन अब नहीं करेंगे, हम इसको यहीं पे स्टॉप कर। एंड जब ये हुआ तो अगस्त 15, 1971 में दुनिया को भी, इनफैक्ट सबको ये चीज़ क्लियर हो गई कि यूएस ने एक्चुअली में 12 टाइम्स मोर डॉलर्स प्रिंट कर रखे थे देन गोल्ड जितना उसके वॉल्ट्स में रखा हुआ था, विच वॉज नॉट अलाउड एट दैट टाइम। सो जैसे ही ये चीज़ें हुई अगेन करेंसी का अगेन जो करेंसी जो डॉलर बैग थी वो वापस से गोल्ड बैग्ड होने लगी। सब फिर से मॉनेटरी सिस्टम के अंदर चेंज आया, सब गवर्नमेंट्स ने अपना अपना गोल्ड जो है वो वापस मंगाया। एंड आई थिंक आप लोगों ने रिसेंटली भी देखा होगा कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अपना अपना गोल्ड लंदन बुलियन एक्सचेंज से भी वापस मंगा रहे हैं क्योंकि एवरीबडी नोज़ कि व्हाट इज़ द रियल मनी, दीज डॉलर्स, रुपीज़, रूबल, वट एवर करेंसी, दीज ऑल आर फिएट करेंसीज, वो रियल करेंसी नहीं है। उसकी वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक कि उसकी गवर्नमेंट सही चल रही है। गवर्नमेंट ने अगर रातों रात बोल दिया कि दिस करेंसी इज़ नॉट अलाउड तो वो सारी करेंसी ज़ीरो हो जाएगी। दैट्स अ फिएट करेंसीज, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए सब लोग वापस से अपना गोल्ड बैग्ड कर रहे हैं और ये चीज़ सबको समझ में आ चुकी है। एंड इनफैक्ट अगर आप ये सारी जो जितनी भी मैंने स्टोरी बताई है, जितना भी हिस्ट्री हमने अभी तक समझी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है वो लगभग हर 30 से 40 साल के बीच में चेंज होता है। 1880 से लेके 1920 तक लगभग 40 साल के बाद मॉनेटरी सिस्टम चेंज हुआ था। फिर 1920 से लेके 1960 के बाद उसके बाद फिर से जो है मॉनेटरी सिस्टम जो है हमारा चेंज हुआ। अगेन 1980 से 2000 के बीच में फिर से वो वापस गोल्ड बैग्ड हुआ। ये कंटिन्यूसली शिफ्ट चलता जा रहा है और अभी भी उसको बने हुए 25 से 30 साल हो चुके हैं एंड इट्स अगेन टाइम टू शिफ्ट बैक द मॉनेटरी सिस्टम। लेकिन इस बार वो मॉनेटरी सिस्टम कहाँ शिफ्ट होगा? ब्रिक्स की कोई करेंसी आएगी, गोल्ड मेटल में शिफ्ट होगा या कहाँ होगा? वी डोंट नो, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी अ ह्यूज revolution in terms of money, huge change, and because of the hyperinflation, because of the inflation due to the printing press of the government that is currently going on. So basically that was all about the 7 chapters of 7 stages of a nation's rise and fall. सबसे पहले if I can go back to the recap, अगर हम recap करें तो सबसे पहले जो स्टेज है that was sound money. किसी भी गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा पैसा होता है विच इज़ बैक्ड बाय रियल मनी, आइदर गोल्ड बैक्ड और सिल्वर बैक्ड और to use a currency itself as a gold and silver.
Second is, once they have the real money, then they start building the layers of public work on it, where they build infrastructures, they build architectures, they build public forums, and that's how the economy rises. Third stage is a massive military. Once they do have the economic growth in place, then they build a huge military system to, you know, fight with other countries. That's the third stage. And then the fourth stage is war. They invest a lot of money on wars to you know, get heavy weapons, and there are lot of you know, expenditure on that. Fifth is the currency debasement. Due to this, a lot of currency is being printed. बहुत सारा पैसा जो है छापा जाता है, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सिक्स्थ वन इज़ लॉस ऑफ फेथ इन करेंसी. लोगों का भरोसा उड़ जाता है करेंसी पर से. लोगों का भरोसा एक्चुअल मनी यानी कि गोल्ड और मेटल्स की पर जो है वापस से चला जाता है. एंड द लास्ट वन इज़ द करेंसी क्राइसिस और द गोल्ड एक्सचेंज, कि उस टाइम पे करेंसी का बहुत मेजर क्राइसिस आता है और मनी जो है एक्चुअली रियल मनी जो है, रियल मनी में जितना भी करेंसी है, जितने भी मनी है, वो सारा रियल मनी में फ़्लो करता है. जो कि आपने आई थिंक वेनेजुला के केस में भी, आई एम श्योर, नॉट श्योर आपने सुना है या नहीं सुना, सेम चीज़ वेनेजुला के केस में भी हुई थी. उन्होंने इतनी ज़्यादा मनी प्रिंट कर दी थी कि इतनी हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी कि $1 million to 1 million जो भी उनकी करेंसी है उसमें उनको एक ब्रेड्स मिल रहे थे, यानी कि उनको इतना बड़ा बंडल ऑफ नोट्स लेके जाना पड़ता था जस्ट टू बाय अ पीस ऑफ ब्रेड. नोट्स ऐसे सड़क पे पड़े हुए होते थे क्योंकि करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं बची थी उस टाइम पे. सिर्फ वही इंसान सरवाइव कर पाया जिसके पास रियल मनी थी, विच वॉज गोल्ड एंड सिल्वर. सो ये थे हमारे 7 स्टेजेस ऑफ अ नेचर्स राइज इन ऑफ अ नेशंस राइज एंड फॉल. प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक एज वेल, एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज वेल. अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी है तो, एंड आई एम श्योर this is gonna be more interesting in the future episodes as well. So thank you so much for joining. Please stay tuned to us. Do like this video, share and subscribe our channel. Thank you.